गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 ईपीएस ईबीआईटी एनालिसिस। ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर, ईबीआईटी मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। One of the basis object of financial management is to design an appropriate capital structure which can provide the highest earning per share, यानी कि EPS ओवर द फर्म्स एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि EBIT। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्ट होता है कि वो एक ऐसा अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करे जिससे कि एक फर्म की एक्सपेक्टेड EBIT से हाईएस्ट EPS प्रोवाइड किया जा सके। There may be different firms having the same level of EBIT, but if the pattern of financing is different, the firms will have different levels of EPS। ऐसी बहुत सी फर्म हैं, ठीक है, जो EBIT का सेम लेवल है जिनका, बट उनका जो फाइनेंसिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से उस फर्म का जो EPS का लेवल है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कि जो EBIT का लेवल है वो तो सेम है, लेकिन फिर भी ऐसी फर्म जिनका EBIT का लेवल सेम है फिर भी जो उनका EPS का लेवल है वो डिफरेंट है। उसका रीज़न क्योंकि ऐसी फर्म का जो फाइनेंसिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट फाइनेंसिंग पैटर्न यूज कर रही है। हाँ जी, अब यहाँ पे समझिए, डिफरेंट फाइनेंसिंग पैटर्न मीन्स डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब जो अपनी कैपिटल अराइज करेगी डिफरेंट जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स हैं उनकी हेल्प से। जैसे मैं मान लेती हूँ एक फर्म अपनी कैपिटल रेज करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल यूज़ कर रही है, ठीक है, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, जबकि जो अदर फर्म है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ डिबेंचर भी यूज़ कर रही है। एक अनदर फर्म जो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स तीनों फाइनेंस के सोर्स को यूज कर रही है, तो तीनों का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है यानी कि जो फाइनेंसिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट फाइनेंसिंग पैटर्न की वजह से उनका जो EPS का लेवल है वो डिफरेंट होगा। द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑन EPS ऑफ द फर्म अंडर डिफरेंट लेवल्स ऑफ EBIT इज नोन एज EBIT EPS एनालिसिस, यानी कि EBIT के डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट फाइनेंसिंग पैटर्न के EPS पे जो इफेक्ट है उसी को EBIT EPS एनालिसिस कहते हैं। अ फर्म हैज़ वेरियस ऑप्शन टू रेज फंड्स फॉर फाइनेंसिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। एक फर्म के पास अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए डिफरेंट फाइनेंस के जो सोर्स हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट रेशियो में सिलेक्ट करने के लिए उसके पास डिफरेंट ही ऑप्शन होते हैं। मीन्स वो डिफरेंट जो फाइनेंस के सोर्स हैं उनमें से किसी भी एक को चूज कर सकती है। यानी कि जैसे मैं मान लेती हूँ एक फर्म को 20 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि 20 लाख फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है जो वो एक पर्टिकुलर प्रपोजल में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो जो वो 20 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है, वो कौन से फंड या फाइनेंस से अरेंज कर सकती है, उसके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे। फर्स्ट, वो एंटायर अमाउंट को इक्विटी शेयर कैपिटल को इशू करके रेज कर सकती है। सेकंड, या उसके पास ऑप्शन है कि वो इक्विटी और डेट्स दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकती है। मीन्स 20 लाख का कुछ पार्ट तो वो इक्विटी शेयर को इशू करके रेज कर लेगी और कुछ पार्ट के लिए वो डेट्स या तो लोन ले लेगी या डिबेंचर इशू कर देगी। हाँ जी, या फिर वो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज कर सकती है, इक्विटी, डेट्स और प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक है, तीनों ही फाइनेंस के सोर्स यूज कर सकती है और डिफरेंट रेशियो चूज कर सकती है। डिफरेंट रेशियो मीन्स कितना पार्ट इक्विटी शेयर से रेज करेगी, कितना डेट्स यानी कि डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन से रेज करेगी और कितना पार्ट प्रेफरेंस कैपिटल से रेज करेगी। तो जब ये जो वेरियस फाइनेंस के सोर्स हैं, ठीक है, इनको सिलेक्ट करते टाइम फोकस किसके ऊपर होगा, यानी कि वो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करेगी
जिससे कि एक पर्टिकुलर ईबीआईटी लेवल पे उसकी जो ईपीएस है वो लार्जेस्ट हो सके। ठीक है, तो ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे ईपीएस ईबीआईटी एनालिसिस को। सपोज करिए एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसके पास ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितने की, ₹20 लाख की, और पर शेयर प्राइस है ₹100, यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया यहाँ पे 20 लाख डिवाइड बाई 100 यानी कि 20,000। द फर्म नाउ विशेज टू रेज एडिशनल ₹20 लाख फॉर एक्सपेंशन। ठीक है, और ये फर्म अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और इसके लिए इसको एडिशनल कैपिटल यानी कि एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है 20 लाख की। सपोज करिए कि इस फर्म के पास 4 अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, इट कैन रेज द एंटायर अमाउंट थ्रू इक्विटी कैपिटल, यानी कि ये जो एडिशनल कैपिटल है ₹20 लाख की, ये एंटायर अमाउंट ये इक्विटी शेयर को इशू करके रेज कर रही है। सेकंड अल्टरनेट है इसके पास 50% इक्विटी कैपिटल के थ्रू और 50% डिबेंचर के थ्रू, यानी कि 10 लाख तो वो इक्विटी शेयर से रेज करेगी और 10 लाख डिबेंचर इशू करके। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके पास, इट कैन रेज एंटायर अमाउंट थ्रू 8% डिबेंचर्स। ठीक है, सी ऑप्शन में वो ₹20 लाख यानी कि एंटायर अमाउंट किससे रेज कर रही है? डिबेंचर के थ्रू, डिबेंचर इशू करके। नेक्स्ट है, इट कैन रेज 50% थ्रू इक्विटी कैपिटल, यानी कि 10 लाख इक्विटी कैपिटल के थ्रू। ठीक है, और 50% थ्रू 8% प्रेफरेंस कैपिटल और 10 लाख प्रेफरेंस कैपिटल के थ्रू। एज्यूम करिए कि इस फर्म का जो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी है वो ₹6 लाख है, ₹6 लाख पर एनम। आफ्टर एक्सपेंशन अंडर द टैक्स रेट इज़ 40% और टैक्स की जो रेट है वो 40% है। विच फाइनेंसिंग प्लान शुड द फर्म सेलेक्ट? ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इन 4 प्लान्स में से जो ये फर्म है ये कौन सा अल्टरनेट सेलेक्ट करेगी या कौन सा प्लान इनमें से वो सिलेक्ट करेगी। तो ये डिपेंड करेगा ईपीएस ईबीआईटी एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, पहले वो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस प्रिपेयर करेगी, उसकी हेल्प से डिसीजन लेगी। ईपीएस ईबीआईटी एनालिसिस या फिर जो ये वेरियस प्लान है इनके अंडर ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, तो हम स्टार्टिंग करेंगे ईबीआईटी से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो क्वेश्चन में गिवन है। और इन 4 प्लान के अंदर जो ईबीआईटी है वो हम सेम लेके चल रहे हैं। कितना है वो? 6 लाख। ठीक है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। ईबीआईटी पहले क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डेट्स। ठीक है, और यहाँ जितने भी हमारे ए बी सी डी जो 4 प्लान थे उनमें से चेक करेंगे कौन से प्लान में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट चेक कर रहे हैं। फर्स्ट में तो जो एंटायर अमाउंट है वो कैपिटल के थ्रू रेज कर रहे थे, तो नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट प्लान ए 6 लाख लेस इंटरेस्ट डैश, क्लियर भाई। प्लान बी में 50% तो इक्विटी कैपिटल के थ्रू और 50% किसके थ्रू? डिबेंचर के थ्रू, और डिबेंचर की रेट कितनी बताई है? 8%। तो 50% 20 लाख का 50% कितना आएगा? 10 लाख। 10 लाख का 8% आप कैलकुलेट करोगे तो 80,000। तो प्लान बी में ये क्लियर भाई, लेस इंटरेस्ट में 80,000 का अमाउंट। प्लान सी चेक करिए, एंटायर अमाउंट यानी कि पूरे के पूरे 20 लाख जो एडिशनल कैपिटल है वो किस के थ्रू रेज करेंगे? डिबेंचर के थ्रू। तो 20 लाख का 8% 1,60,000 प्लान सी में, क्लियर भाई। नेक्स्ट प्लान डी 50% इक्विटी कैपिटल के थ्रू और 50% प्रेफरेंस कैपिटल के थ्रू, यानी कि नो इंटरेस्ट, तो डी प्लान के अंदर डैश। ठीक है, तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करो, क्या आ जाएगा आपके पास? ईबीटी यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। प्लान ए में तो 6 लाख, प्लान बी में 5,20,000, प्लान सी में 4,40,000 और प्लान डी में 6 लाख। तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास, यानी कि ईबीटी आ गया। अब क्या लेस करेंगे? टैक्स की रेट कितनी बताई हुई है? 40%। ठीक है, तो प्लान ए में देखिए, प्लान ए में 6 लाख का 40%, तो 6 लाख का 40% आप कैलकुलेट कर लोगे, यानी कि 6 लाख
इंटू 40/100। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2,40,000। हाँ जी। नेक्स्ट प्लान बी। प्लान बी 5,20,000 का, ऐसे ही कितना कैलकुलेट करोगे, 40%। ठीक है, 5,20,000 इसका कितना 40%, तो 40/100 आप कैलकुलेट करोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 3 0, तो ये और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि 2,08,000। तो ये क्लियर, 2,08,000। हाँ जी, ऐसे ही नेक्स्ट प्लान सी। तो प्लान सी में ईबीटी का अमाउंट कितना है, 4,40,000। 4,40,000 का फिर से 40% कैलकुलेट करोगे, आप कर लेना, 1,76,000 आएगा। ऐसे ही प्लान डी में 6 लाख का 40%, तो 2,40,000। टैक्स लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा EAT, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्लान ए में 3,60,000, प्लान बी में 3,12,000, प्लान सी में 2,64,000। ठीक है, और प्लान डी में 3,60,000। हाँ जी, तो हमारे पास EAT यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें से क्या लेस करेंगे, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अब चेक करेंगे कि कौन से प्लान में जो एडिशनल कैपिटल है उसके लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू की थी। ठीक है, तो हाँ जी, ये था हमारा प्लान नंबर डी, जिसमें क्या यूज किया हुआ है, प्रेफरेंस कैपिटल। 50% अमाउंट प्रेफरेंस कैपिटल इशू करके रेज किया था, तो 20 लाख का 50% कितना, 10 लाख। अब 10 लाख का डिविडेंड की रेट कितनी है, 8%। 8% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 80,000। तो ये क्लियर भाई, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर ओनली किस में यूज हुआ है, प्लान डी में। जो अमाउंट हमारा कितना आया था, 80,000, क्योंकि अमाउंट कितना था, 10 लाख, 50% ही तो रेज किया था। 10 लाख का कितने परसेंट, 8%, तो 8/100 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 80,000। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि वो अमाउंट बच गया जो किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। प्लान ए में 3,60,000, प्लान बी में 3,12,000, सी में 2,64,000 और डी में 2,80,000। हाँ जी, नेक्स्ट है नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आप तो प्लान ए में देखिए, प्लान ए में जो एडिशनल कैपिटल है 20 लाख की, ये कहता है ये जो एंटायर अमाउंट है ये इक्विटी कैपिटल के थ्रू रेज किया। तो यहाँ पे जो टोटल इक्विटी कैपिटल है, ठीक है, वो कितनी हो गई भाई, 20 लाख तो पहले से कैपिटल स्ट्रक्चर में थी ना, और 20 लाख एडिशनल कैपिटल ये रेज कर रहे हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 40 लाख। अब 40 लाख पर शेयर का प्राइस कितना था, 100 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे आपके पास 40,000। प्लान बी में देखिए इक्विटी कैपिटल के थ्रू, ठीक है, कितनी कैपिटल रेज की इन्होंने, 50%, तो 20 लाख का 50% 10 लाख आएगा। पहले से कितने की कैपिटल है, 20 लाख की, और वो इक्विटी ही है, तो 20 लाख में 10 लाख प्लस करोगे तो 30 लाख। 30 लाख डिवाइड बाय 100, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे 30,000 प्लान बी में। ठीक है, ध्यान रखोगे आप। ऐसे ही प्लान सी में, क्या प्लान सी में इन्होंने एडिशनल इक्विटी कैपिटल इशू की है, नहीं की ना, एंटायर अमाउंट किसके थ्रू रेज किया, डिबेंचर के थ्रू रेज किया। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो 20 लाख डिवाइड बाय 100 यानी कि 20,000 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में 50% उन्होंने इक्विटी कैपिटल इशू की है, तो 10 लाख, और 10 लाख 20 लाख का 50% 10 लाख। 10 लाख ऑलरेडी कितने की थी पहले से, 20 लाख प्लस करोगे तो वही 30 लाख, डिवाइड बाय 100 करोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ जाएंगे, 30,000। ठीक है, तो चारों प्लान की हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता चल गए।
हाँ जी, तो ये देखिए नंबर ऑफ शेयर, प्लान ए में 40,000, ये पीछे मैंने आपको बता दिया कैसे सोल्व होगा। प्लान बी में 30,000, प्लान सी में 20,000 और प्लान डी में 30,000। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर इज इक्वल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। बाय में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्लियर भाई। क्योंकि जो ये अर्निंग है ये अवेलेबल ही किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3,60,000 डिवाइड बाय 40,000, तो ये आपके पास ईपीएस आ जाएगा 9। ऐसे ही प्लान बी में, ऐसे ही प्लान सी में और ऐसे ही प्लान डी में। अब चेक करो इन 4 प्लान में से जो हाईएस्ट ईपीएस है वो कौन से प्लान की है, प्लान सी की। तो जो फर्म है, ठीक है, इन 4 प्लान में से कौन सा प्लान यूज करेगी, प्लान सी यूज करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईबीआईटी के एक पर्टिकुलर लेवल पे जो कितना था 6 लाख, ठीक है, जो ईपीएस है वो हाईएस्ट है, तो प्लान सी बेस्ट रहेगा। अच्छा, अब प्लान सी बेस्ट क्यों है ये समझिए आप। पीछे जो हमने ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस किया है ना, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके, ये उससे रिलेटेड वर्किंग नोट है, तो आप जब वो करो तो इससे हेल्प ले लेना। हाँ जी, हम बात कर रहे थे जो प्लान सी है वो बेस्ट क्यों है, तो उसका रीज़न था एक तो वो हाईएस्ट ईपीएस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सेकंड, उसमें जो एडिशनल कैपिटल रेज की गई है वो एंटायर कैपिटल डिबेंचर के थ्रू रेज की गई है, और डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, ठीक है, वो टैक्स एजेम्प्टेड होता है। तो मेन रीज़न क्या हुआ, ये बेस्ट क्यों है, ये डिपेंड किया किसके ऊपर, जो डिफरेंट फाइनेंसिंग पैटर्न है उनके ऊपर, यानी कि जो 20 लाख एडिशनल कैपिटल है उसको रेज करने के लिए फाइनेंस के कौन से सोर्स यूज किए जाएं, ठीक है, उस सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड किया। हाँ जी, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक जो फर्म है वो डिबेंचर यानी कि जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उनके थ्रू कितनी कैपिटल रेज कर सकती है। तो ये डिपेंड करेगा एक फर्म के, मतलब जो डेट है वो कितना यूज किया जाए, एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट्स कितना यूज किया जाए, ये डिपेंड करेगा उस फर्म के ईबीआईटी के मैग्नीट्यूड और पैटर्न के ऊपर। मैं मान लेती हूँ एक ऐसी फर्म जिसका जो ईबीआईटी है वो हायर है और स्टेबल भी है, सुनना ध्यान से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो हायर भी है और स्टेबल भी है, मीन्स बार बार फ्लैक्चुएट नहीं होती। तो उस फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में मोर डेट्स यूज किया जा सकता है। बट अगर इसके रिवर्स कंडीशन है, यानी कि एक फर्म का जो ईबीआईटी है वो लोअर है, ठीक है, और वो अनस्टेबल यानी कि फ्लैक्चुएट है, बार बार चेंज होता है, तो उस फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में कम से कम डेट्स यूज किया जाएगा, मोर डेट्स वो यूज नहीं कर सकती, ठीक है। उसका अपना रीज़न भी है, जैसे मान लेते हैं ये बोल रहा है कि जो ईबीआईटी है वो लोअर है, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले से ही कम है। दूसरा, वो फ्लैक्चुएट भी हो रही है बार बार। फ्लैक्चुएट में मान लेते हैं एक केस ऐसा आ गया कि जो अर्निंग है वो काफ़ी डिक्लाइन हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई, बट जो डेट्स हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो तो फिक्स बर्डन होता है, उसकी पेमेंट तो एक फर्म को करनी पड़ेगी ना, तो इससे वो फर्म, ठीक है, अपने फिक्स बर्डन को टाइम पे नहीं कर पाएगी। सो एप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग प्लानिंग का सिलेक्शन डिपेंड करेगा एक फर्म के फ्यूचर में ईबीआईटी के एक्सपेक्टेड लेवल के ऊपर।